हेलो दोस्तों, आज हम बीएसए का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम 96 से लेकर के इसमें और 103 तक की प्रोविजन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इससे पहले हमने कंप्लीट किया है वो हमने 95 सेक्शन और 94 ये जो दो सेक्शन थे इनको, चूंकि इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं तो उसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, जो दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के संबंध में प्रावधान थे, इसमें एक्सक्लूजन किया गया था ओरल एविडेंस का, जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट है ये अलग सेक्शन की बात करता है। इसमें दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर एक 96 और 97 जो सेक्शन है, 96 और 97 ये दोनों सेक्शन ये अलग है, जिसको हम बोलते हैं यहां पर पेटेंट एम्बिग्यूटी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष संदिग्धता। ठीक है, और उसके बाद में जो 98, 99, 100 और 101 ये जो चार सेक्शन है ये कहलाती हैं आपकी लेटेंट एम्बिग्यूटी। ठीक है ना, एम्बिग्यूटी इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष संदिग्धता। ये होती क्या है फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखो, संदिग्धता हो गई एक तरह से कहीं पर जो चीज स्पष्ट नहीं है, डाउटफुल है। संदिग्ध होता है ना, जैसे संदिग्ध हो जाना, संदेह के घेरे में आ जाना, संदिग्धता। तो यहां पर जो प्रत्यक्ष संदिग्धता है, यानी जहां पर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ अस्पष्ट होता है ना, वहां पर कोई गलती हो गई है, उसमें मिस्टेक हो गई है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कहीं किसी बात में, है ना, कुछ चीज निश्चित नहीं है, तो इसके कारण उसको बोला जाता है संदिग्धता यानी एम्बिग्यूटी। तो यहां पर जो प्रत्यक्ष है यानी जिसको बोलते हैं पेटेंट, देखो इसको आपको पै से, इनमें से यहां से पै है, पै से मतलब प्रत्यक्ष, और यहां पे भी पी है, और इसका मतलब है पहले। आपको पहले याद रखना है, तो पहले आएगा आपका 96 और 97। तो आप इसको याद रखना कि पेटेंट या प्रत्यक्ष संदिग्धता से संबंधित जो प्रोविजन है वो 96 और 97 में है, जो पहले आपके 93 और 94 में थे। ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब जो इसका मतलब हो गया कि यानी जो प्रत्यक्ष त्रुटि है, जो प्रत्यक्ष त्रुटि है, जो प्रत्यक्ष गलती है, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से अनिश्चितता दिखाई दे रही हो, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही हो, जहां पर मतलब कोई भी मिस्टेक, भूल हो, प्रत्यक्ष भूल जहां पर दिखाई दे रही हो डॉक्यूमेंट में, वहां पर प्रत्यक्ष संदिग्धता उत्पन्न होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पेटेंट एम्बिग्यूटी होती है, पेटेंट एम्बिग्यूटी जो होती है वो होती है जहां कोई डॉक्यूमेंट लिखित में है, यानी कोई लिखित है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, उस लिखित या जो डॉक्यूमेंट है उसको देखने से अगर वो मालूम पड़ती है, ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष संदिग्धता वो है जो लिखित या दस्तावेज को देखने से ही स्पष्ट होती है, मालूम होती है। और लिखित या दस्तावेज यानी कोई रिटन में है या डॉक्यूमेंट है, इसकी जो भाषा होती है डॉक्यूमेंट की, वो भाषा यहां पर इतनी, इसमें शब्द हैं उनको याद रखना, अस्पष्ट होती है, अनिश्चित होती है अगर मेंस में लिखने को आता है, या फिर त्रुटिपूर्ण होती है। ठीक है ना, तो क्लियर नहीं होती है, यहां पर ये अनसर्टेन भी रहती है, और वहां पर जो है वो उसमें मिस्टेक्स वगैरह रहती हैं। ठीक है ना, त्रुटिपूर्ण होती है। अब अगर ये रहेंगी उस भाषा में, अगर ये सारी चीजें रहती हैं या सारी बातें रहती हैं, तो उससे उस लिखत का या उस दस्तावेज का वहां पर कोई अर्थ वहां पर नहीं निकलता है। ठीक है, यानी आप एक वसीयतदार हैं और आपको एक वसीयत करनी है, और इस वसीयत में वसीयतदार का नाम ही नहीं है। ठीक है ना, एक वसीयत करता है और यहां पर आप वसीयतदार का नाम भूल गए हैं, तो अब यहां पर ये क्या कहलाता है,
स्पष्ट, मतलब यहाँ पर अस्पष्ट हो गया ये, यानी ये एक पेटेंट यानी प्रत्यक्ष त्रुटि है, प्रत्यक्ष संदिग्धता है यहाँ पर, ये पेटेंट एम्बिग्यूटी यहाँ पर कहलाएगी ये, ठीक है ना। तो ये अब जहां पर डायरेक्ट आपको देखने से ही गलती अगर हो रही है तो इसका मतलब है वहां पर आप इसके संबंध में कोई भी साक्ष्य यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 96 और 97 ये दो सेक्शन है वहां पर एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पर इसको वापस कर दिया जाता है कि आप दोबारा से इसको ठीक करके और नाम सहित लेके आइए, इसको बीच कार्रवाई में आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो वहां पर इसके संबंध में साक्ष्य वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब जो सेकंड आता है वो आता है आपका अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संदिग्धता, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रोविजन आपके 98, 99, 100 और 101। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष संदिग्धता वहां पर होती है जहां पर कोई लिखत या कोई दस्तावेज यानी कोई डीड है या डॉक्यूमेंट है, उसकी भाषा कैसी रहती है, स्पष्ट, यानी उसमें क्या था अस्पष्ट, यहां पर अस्पष्ट मतलब यहां पर स्पष्ट रहती है। दूसरा निश्चित भी होती है, वहां पर कैसी थी, अनिश्चित थी, यहां पर निश्चित है। लेकिन वहां पर जो तीसरा था कि वो त्रुटिपूर्ण भी होती है ना, इनमें से। लेकिन यहां पर ये क्या है, इसमें एक फैक्ट और है कि ये जो फैक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट में, जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के संबंध में अर्थहीन होती है। तथ्यों के संबंध में कैसी होती है, फैक्ट से रिलेटेड, वो मीनिंगलेस होती है, अर्थहीन होती है वहां पर। तो इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर साक्ष्य इसको दिया जा सकता है क्योंकि स्पष्ट है लैंग्वेज, निश्चित भी है, तो इससे संबंधित जो साक्ष्य है वो क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है यहाँ पर। तो ये आपकी हो गई प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अब इसमें रिलेटेड जो प्रोविजन है आप उनको देखेंगे, उनसे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। मेंस के पर्पज से आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देनी थी, दोनों की डेफिनेशन दे देना, रिलेटेड प्रोविजन दे देना, और उसके बाद में एक एक एग्जांपल, आप चाहे 96 का एग्जांपल अगर पेटेंट में दे रहे हो तो 96 और 97 का एक एक इलस्ट्रेशन वगैरह दे देना, और अप्रत्यक्ष वाले में दे रहे हो तो उसमें आपको 98, 99 में से, वहां से 100, 101 में से एक इलस्ट्रेशन आपको दे देना है मेंस के पर्पज से, ठीक। इसमें यही होता है। उसके बाद में अब यहाँ पर रिलेटेड प्रोविजन जो है उनको हम देख लेते हैं। तो 96 क्या कहती है, जो 93 आपकी यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो 93 है वो यहाँ पर 96 है। ये कह रहा है कि जब किसी डॉक्यूमेंट में जो भाषा प्रयोग की गई है वो भाषा देखने पर ही यहाँ पर एम्बिगुअस है, संदिग्धार्थ है, या त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है का मतलब डिफेक्टिव है, एम्बिगुअस है, ठीक है ना। तब उन तथ्यों का जो उस डॉक्यूमेंट में है, उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है जो उस भाषा के अर्थ को दर्शित करते हो या उनकी इस त्रुटि की पूर्ति कर देते हो। तो ऐसी स्थिति में उनका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, देखो इसमें जो 96 और 97 दो तरीके से हैं। आप एक ये लाइन है, यहां स्पेस है और फिर ये लाइन है। 96 कहती है कि इस स्पेस को भरने के लिए, यहां पर ये गलती है, इस स्पेस को भरने के लिए एविडेंस नहीं दिया जाएगा। 97 ये कहती है ये लाइन है और यहां पर कोई चीज लिख गई है गलती से, अब इसको मिटाने के लिए कोई एविडेंस यहां पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में यहां पर फर्क है 96 और 97 में। जैसे 96 कहती है कि यहां पर दस्तावेज में जो भाषा प्रयोग थी वो कैसी थी, एम्बिगुअस थी या डिफेक्टिव है, और फिर उस फैक्ट का एविडेंस यहां पर नहीं दिया जा सकता जो इस डिफेक्टिवनेस को या फिर इस एम्बिग्युइटी को यहां पर समाप्त करते, उसकी पूर्ति कर दे। जैसे बी को ए ने 1 लाख रुपए या 1,50,000 रुपए, तो या लगा दिया यहां पर,
अनिश्चितता हो गई। तो 1 लाख रुपए या 1,50,000 रुपए में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। ठीक है, तो यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था, यहां पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना, इसके लिए तो अब यहां पर बाद में एविडेंस के उनके आधार पर जो पार्टीज कहेगी उसके आधार पर होगा या कोर्ट के आधार पर होगा यहाँ पर। ठीक है ना, वहां पर ये क्या रहेगा, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो 1 लाख रुपए के लिए बात कही गई थी, अगर उसमें इस तरह की चीजें हो गई हैं तो अनिश्चित। वैसे भी आप सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो, अनिश्चित जो करार होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में ऐसे यहाँ पे सेकंड है, किसी विलेख में रिक्त स्थान है, उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो वे दर्शित करते हो कि उनकी किस प्रकार की पूर्ति वहां पर की जा सकती है। ठीक है ना, जो ब्लैंक है वहां पर। उसके बाद में ऐसे ही अब 97 है, 97 का मैंने आपको बताया ही था। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है स्पष्ट है सारी चीजें, मतलब वो है अस्पष्टता है इसमें, तो यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर इसलिए नहीं दिया जाएगा। हाँ, ब्लैंक को भरने के लिए नहीं दिया जा सकता, यहाँ ब्लैंक नहीं था लेकिन गलत चीज एंटर हो गई। तो ये जो है 94 से कोरिलेट करता है एविडेंस 1872 वाला। यहाँ पर है कि दस्तावेज में जो प्रयुक्त भाषा है वो स्वयं स्पष्ट है और जब वे विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो तब यह दर्शित करने के लिए एविडेंस यहाँ पर नहीं दिया जा सकता कि वह ऐसे तथ्य को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। ठीक है ना, जैसे बी को ए रामपुर में एक 100 बीघे वाली जमीन, 100 बीघे वाली मेरी प्रॉपर्टी रामपुर में, सारी चीजें लिख गई, स्पष्ट है भाषा, विलेख द्वारा सेल डीड के द्वारा वो बेचता है। ए के पास में रामपुर में एक 100 बीघे वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि जो रामपुर वाली जो जमीन है विक्रार्थ अभिप्रेत संपत्ति, वो रामपुर वाली नहीं है, किसी अन्य स्थान पर स्थित है और अन्य ही माप की है, मतलब 50 बीघा की है उसकी है। तो यहाँ पर भाषा स्पष्ट है, लेकिन अब आप इस बात का एविडेंस नहीं दे सकते कि ये इस बात रामपुर वाली के लिए मैंने नहीं कहा है, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो उसके लिए कहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब चलते हैं लेटेंट एम्बिग्युइटी पर। लेटेंट एम्बिग्युइटी यहां पर क्या है कि 98 यहां पर जो सेक्शन है वो आपकी 95 जो सेक्शन है एविडेंस की उससे कोरिलेट करती है, यानी विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य है। अब यहां पर अर्थहीन है लेकिन बाकी भाषा कैसी है, यहां पर स्पष्ट है, लेकिन विद्यमान तथ्य के संदर्भ में क्या है, अर्थहीन है। तो यह दर्शित करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि वह एक विशिष्ट भाव में है ना, यानी एक किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज की गई थी। कैसे, इलस्ट्रेशन है कि बी को, ए ने बी को मेरा कोलकाता का घर सेल डीड के द्वारा बेचता है। अब ए का कोलकाता में कोई घर नहीं था, लेकिन यह जरूर है कि उसका हावड़ा में एक घर था जो इस डीड के टाइम पर, वहां जब ये डीड लिखी गई थी उस टाइम पर बी के पोजीशन में यानी कब्जे में था। तो इन तथ्यों को दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकता है कि विलेख का संबंध हावड़ा वाले घर से था। ठीक है ना, तो यहां पे भाषा स्पष्ट है, तथ्यों को सही सही लागू भी होती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है 99। तो 99 क्या कहती है, देखो इसको आपको वैसे एक एक शब्द से याद रखना है। जैसे 98 है तो 98 जो है वो मीनिंगलेस की बात करता है। ठीक है ना, अर्थहीन डॉक्यूमेंट यानी अर्थहीन दस्तावेज के बारे में बात करता है, ऐसे करके आपको याद रखना है एक एक शब्द में। उसके बाद में 99 जो सेक्शन है, जो आपकी 96 सेक्शन थी, ठीक है ना, एविडेंस की, उससे कोरिलेट करता है। उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, सेवरल पर्सन।
सेवरल पर्सन्स के से रिलेटेड जो सेक्शन है वो 99 है, जबकि जो अर्थहीन यानी मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है वो 98 है। ये कहता है कि जब फैक्ट ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी, डॉक्यूमेंट देखने से लग रहा है कि उसके पास दो चीजें हैं या दो व्यक्तियों को देने के लिए कही गई है, तो वो ये बात स्पष्ट कर सकता है कि उनमें से वो किस व्यक्ति को देने के लिए कही गई है। ठीक है ना, एक से अधिक के लिए लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो यह दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से वो किस व्यक्ति या किस चीज को लागू होने के लिए वो आशित थी या इंटेंडेड थी। तो यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन देखें, देखो ये चीज है ना, ये सेक्शन इलस्ट्रेशन से बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे ए ने 1000 रुपए में मेरा सफेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। तो अगर वो कहता है कि सफेद नहीं लगाता मेरा घोड़ा और उस पे एक सफेद होता एक काला होता, ठीक है, तब तो यहां पर ये साक्ष्य नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि अब इसमें यह कहा गया था कि एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत वो नहीं है, एक को ही लागू होने के लिए वो है दोनों में से। तो अब यहां पर दिया जा सकता है कि जैसे मेरा सफेद घोड़ा, अब दो सफेद घोड़े हैं उसके पास पर, तो उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो यह दर्शित करते हैं कि उनमें से कौन सा घोड़ा जो है वो दिया जाना था, बेचना था। ठीक है, ऐसे ही सेकंड यहां पर, तो यहां पर जो व्यक्ति है यानी घोड़े की बात आ गई, और यहां पर ये व्यक्ति की बी के साथ में व्यक्ति की बात आ गई, बी के साथ ए रामगढ़ जाने के लिए करार करता है। अब यह दर्शित करने के लिए तथ्य दिया जा सकता है एविडेंस कि राजस्थान का रामगढ़ उसने कहा था या उत्तराखंड का रामगढ़ कहा था। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट जब होते हैं, कोई व्यक्ति कहीं ले जाता है एग्रीमेंट करके, फिर वहां उसका खर्चा होता है ना, या कोई अपना माल ले जाना था, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, फिर वहां पर डिस्प्यूट पैदा होते हैं क्योंकि खर्चे होते हैं लाखों में। तो वहां पर जब डिस्प्यूट होते हैं कि वहां के लिए माल के लिए भेजने के लिए नहीं था, वहां के लिए दूसरी जगह के लिए था, तो इस तरीके से डिस्प्यूट जब होते हैं तब ये चीजें काम आती हैं वहां पर एविडेंस में। अब उसके बाद में यहां पर जो सेक्शन है नेक्स्ट, वो है 100 सेक्शन। 100 सेक्शन जो आपकी 97 सेक्शन थी एविडेंस की, उससे कोरिलेट करता है। यहां पर ये कह रहा है कि कुछ फैक्ट ऐसे हैं, उन फैक्ट के दो संवर्गों में से, यानी जो संवर्ग बोलते हैं सेट को, टू सेट में, अगर जैसे टू सेट में कॉपीज या डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं इस तरह से, तो टू सेट में जो फैक्ट तैयार किए गए हैं उनमें से किसी एक सेट को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उसमें से फिर एक को भाषा के लागू होने के बारे में आप एविडेंस यहां पर दे सकते हो। यानी जो भाषा आपने डॉक्यूमेंट में प्रयोग की है वो पार्शली यहां पर जो फैक्ट विद्यमान हैं, प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनके एक सेट को वो लागू होती है, और पार्शली वो जो प्रेजेंट फैक्ट है, एग्जिस्टिंग फैक्ट है, उसके पार्शली अन्य सेट को वहां पर लागू होती है। दो सेट थे ना, तो उनमें से आधी वो लागू होती है एक सेट को और आधी लागू होती है दूसरे सेट को, पूरी की पूरी वो दोनों में से किसी एक को भी लागू नहीं होती है। तो अब ये दर्शित करने के लिए एविडेंस यहां पर दिया जा सकता है कि वो दोनों सेट में से किस सेट को लागू होने के लिए थी। ठीक है ना, तो जैसे यहां पर है कि अब इसको आपको याद कैसे रखना है, यहां पर टू सेट से याद रखना है, फैक्ट इन टू सेट्स। ठीक है ना, तो टू सेट्स में रहेंगे तो यहां आपको ये याद रहेगा, जैसे बी को मेरी एक्स में स्थित वाई के कब्जे में भूमि बेचने का ए एग्रीमेंट करता है। अब एक्स प्लेस पर यहां स्थित है और पोजेशन व्यक्ति किसका है, वाई का है। अब ए ने बी को बेचने का करार किया है, यहां पे एग्रीमेंट किया है, और ए के पास में एक्स में स्थित भूमि तो है लेकिन वो वाई के कब्जे में नहीं है। ठीक है ना,
लेकिन वो वाई के कब्जे में नहीं है। अब लेकिन जो उसके वाई के कब्जे में जमीन है वो एक्स की नहीं है ना, किंतु वह एक्स में स्थित नहीं है जो वाई के कब्जे वाली भूमि है। तो अब यह दर्शित करने के लिए फैक्ट से संबंधित एविडेंस यहां पर दिया जा सकता है कि उसका मतलब कौन सी भूमि को, कौन सी जमीन को बेचने का था। ठीक, एक्स प्लेस में स्थित जमीन को या वाई के कब्जे वाली जमीन को। ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर जो लास्ट सेक्शन है इससे रिलेटेड वो है आपकी 101 सेक्शन। 101 सेक्शन यहां पर है 98 सेक्शन आपकी एविडेंस की। ये कहती है कि ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि, तो यहां आपको लिपि से याद रखना है, यानी इलिजिबल करेक्टर से याद रखना है आपको। ठीक है ना, इलिजिबल करेक्टर, इससे याद रखना है 101 को। इनके संबंध में एविडेंस दिया जा सकता है, यानी ऐसी लिपि जो पढ़ी ना जा सके, जैसे देवनागरी लिपि होता है ना, फारसी लिपि होता है, देवनागरी लिपि होता है, तो ऐसी लिपि, भाषा से संबंधित ऐसी लिपि का जो पढ़ी ना जा सके या जो सामान्यतः समझ में ना आती हो, या फिर वो भाषा उसकी कैसी हो, विदेशी हो, फॉरेन लैंग्वेज हो, या फिर वो आपकी ऑब्सोलेट हो, यानी प्रचलित ना हो भाषा, ऑब्सोलेट हो, या फिर टेक्निकल वर्ड हैं कुछ वो समझ में नहीं आते कोर्ट के, या फिर इसमें यहाँ कोई लोकल वर्ड होता है ना। आप देखते हैं ना गांव से संबंधित जो जमीन होती है, कि मैड बोल दिया कि मैड से संबंधित विवाद था, तो लोकल वर्ड को समझाने के लिए यहाँ पर, है ना, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो लोकल में प्रचलित होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे जो प्रचलित नहीं होते, प्राचीन काल मतलब प्राचीन समय प्रथा, रूढ़ीय प्रथा के आधार पर वो शब्द प्रचलित होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में वहां पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी समझ में अगर नहीं आते तो उसको समझने के लिए, और क्षेत्रीय शब्द रहते हैं कुछ, ठीक है ना, रीजनल, ऐसे शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो, या फिर वहां पर आप देखेंगे एब्रिविएशंस होते हैं कुछ, उनका संक्षेप अक्षर का, या कुछ शब्द होते हैं जो विशिष्ट भाव में, यानी कोई वो पर्टिकुलर सेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ दर्शाने के लिए एविडेंस यहां पर दिया जा सकता है। तो इसमें कई तरह के हैं, एक जो यहां पर पढ़ी न जा सके, ठीक है ना, और जो सामान्यतः समझ में ना आती हो भाषा, चाहे वो फॉरेन हो, फिर चाहे वो ऑब्सोलेट हो यानी अप्रचलित भाषा हो, टेक्निकल हो, लोकल हो, रीजनल हो, है ना, एब्रिविएशंस हो, या इस पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किए जाने वाले भाषा हो, इनसे संबंधित एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे एक मूर्तिकार ए मेरी सभी प्रतिमाएं बी को बेचने का एग्रीमेंट करता है। अब सभी प्रतिमाएं, अब इसका मतलब उसका क्या है, और वो बेचने के टाइम पे क्या क्या देगा उस मूर्तिकार उस प्रतिमा के साथ साथ में, तो ये मूर्तिकार ही बता सकता है। तो ए के पास में प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार ये दोनों हैं, तो जब वो प्रतिमा बेचेगा तो उसमें ये दर्शित करने के लिए यहाँ पर कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था, इसका एविडेंस दिया जा सकता था। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं ना, जैसे भैंस लेके आए किसी से, तो अब भैंस लेके आए, भैंस खरीदे, और उसके साथ में एक 2 महीने का या 1 महीने का उसका वहां पर बच्चा है, ठीक है ना, तो कटिया है, कटरा है, उस तरीके से, तो वो साथ में उसको बेचने का, जब उसने भैंस खरीदी है तो ये नहीं रहेगा कि वहां से जब वो भैंस खोल के ले जाने लगे तो इसको ना लेके जाए, तो इसका स्पष्ट करार वहां पर होना चाहिए। तो इसके संबंध में बाद में वो एविडेंस यहाँ पर दे सकता है अगर कोई केस यहाँ पर अराइज होता है। अब यहाँ पर जो सेक्शन है वो ये वाला प्रोविजन जो था वो खत्म हो गया। अब यहाँ अलग है एक फैक्ट जहां पर एविडेंस दिया जाता है कि दस्तावेज की जो शर्तें हैं उनमें फेरफार करने वाले जो एग्रीमेंट हैं, क्या ऐसा एविडेंस दिया जा सकता है कि जो दस्तावेज की शर्तों में फेरफार कर दे, ठीक है ना, और उससे करार जो बदल जाए एग्रीमेंट,
तो यहां पर यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं है, उनके द्वारा ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य वो दे सकेंगे जो दस्तावेज की निबंधन बोलते हैं, जो वहां पर शर्तें जो होती हैं, कंडीशंस जो होती हैं, ठीक है ना, टर्म्स जो होती हैं। तो दस्तावेज के निबंधन में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को, उस समय जो किया गया करार था उसको दर्शित करने की वहां पर टेंडेंसी रखता हो, तो ऐसा साक्ष्य यहां पर दिया जा सकता है। तो यहां पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, और उस एग्रीमेंट में कोई चेंज करना है, ठीक है ना, और उससे वो दस्तावेज अगर वो चेंज हो जाता है एग्रीमेंट यहां पर, तो उसका एविडेंस यहां पर दिया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे आप ये कहते हो कि कोई मैरिज होम आपने बुक किया है, ठीक है ना, और मैरिज होम बुक करने के बाद में आपने वहां पर क्या किया कि आपने 20 फरवरी के लिए मैरिज होम बुक कर लिया। अब उसने मान के चलिए 10 फरवरी को आपने उस टाइम पे संपर्क किया कि हाँ जी आज अब 20 तारीख को हमें चाहिएगा खाली, और हम अपना जो है सारा सामान अब लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मना कर दो उस टाइम पे कि भाई सब 20 फरवरी को खाली है नहीं। तो अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट था, तो ये तो यही कहेगा ना कि 20 तारीख के लिए हमने किया था। अब ये कहेगा कि 20 तारीख के लिए मेरा ये वाला मैरिज होम नहीं है, दूसरा है, आप उसमें कर लीजिए। तो ये जो एग्रीमेंट में उस टाइम के समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखता हो और दस्तावेज के निबंधन में फेरफार करने वाला हो, तो इस तरीके से वहां पर ये जो चेंज है एविडेंस के द्वारा यहाँ पर वो किया जा सकता है। और उसने वो कहे कि मैंने तो ऐसा कहा था उससे कि दूसरे वाले मैरिज होम में शादी कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, तो ये आप इलस्ट्रेशन यहाँ पर देख लेना, इतना खास है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की, वो है 103, जो कि 100 सेक्शन से कोरिलेट करती है। अब यहां पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयत संबंधी उपबंध की व्यावृत्ति यानी सेविंग की बात की गई है यहां पर, ठीक है ना। सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू वसीयत, तो वसीयत संबंधी उपबंधों पर ये जो चैप्टर है, चैप्टर जो 3 है, ये यहां पर लागू नहीं, भाग 3 यहां पर लागू नहीं होता है, और चैप्टर 6, ठीक है ना। तो भाग 3 नहीं बल्कि भाग 3 का चैप्टर नंबर 6 वसीयत संबंधी उपबंधों पर यहां पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात इसमें कही गई है। इस अध्याय की कोई भी बात वसीयत का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के किन्हीं भी उपबंधों पर प्रोविजंस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट है आपका पार्ट 4, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ये शॉर्ट वीडियो है, आधा घंटे का है, तो इसको अलग से देख लेना। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, वो पार्ट 4 आपका, जिसमें चैप्टर 7 से 11 चैप्टर तक रहेंगे, ठीक है ना, जिसमें साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव इसके संबंध में है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।